गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जीव निर्देशन प्रणाली एवं सविचार निर्देशन प्रणाली की बात करी थी, उसमें अंतर की बात करी थी हमने। अब आज हम स्तरित या मिश्रित निर्देशन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह विधि जो है वो देव निर्देशन व सविचार निर्देशन का मिश्रित रूप है। हमने इसका मिश्रित निर्देशन रखा है क्योंकि ये सदैव और सविचार निर्देशन का ही मिश्रण के रूप है। यह विधि विविध गुणों वाले समग्र में से निर्देशन का चयन करने के लिए उपयुक्त है। तो इस विधि के अनुसार प्रत्येक समग्र को उसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सविचार निर्देशन द्वारा अनेक सजातीय खंडों या स्तरों में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात उन स्तरों में से अलग अलग देव निर्देशन रीति द्वारा इकाइयों को चुना जाता है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि किसी कारखाने में 5000 मजदूर काम करते हैं, तो पहले उन्हें विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। विशेषताएं कुछ भी हो सकती है, उसका एज ग्रुप भी हो सकता है, उसका वर्क का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, उसके वर्क का वर्ग स्तर भी हो सकता है कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है। इस आधार पर हमने उसे ग्रुप में बांट दिया। फिर हम प्रत्येक वर्ग में आनुपातिक रूप से देव निर्देशन छांट लिया जाएगा कि अब हम आनुपातिक रूप से उसको देव निर्देशन के रूप में छांट लें। माना कि जैसे 4 वर्ग हैं, 1500, 3200 और 300 मजदूर हैं और 20% निर्देशन निकालना है। तो प्रत्येक 4 वर्गों में से देव निर्देशन के आधार पर 200, 100, 640 और 60 मजदूर चुन लिए जाते हैं। तो यह आनुपातिक स्तरित चयन होगा। यदि चारों वर्गों में से बराबर संख्या में निर्देशन इकाइयाँ चुनी जाएगी तो वह गैर अनुपातिक कहलाएगा। मतलब यदि हम अनुपात में लेते हैं तो अनुपातिक होता है, यदि हम उसे अनुपात में नहीं लेते हैं तो वो गैर अनुपातिक होता है। तो इस प्रकार जो स्तरित निर्देशन विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब समग्र की सभी इकाइयाँ सजातीय हो और जिन इकाइयों के लक्षण समान हो उन्हें एक वर्ग के अंतर्गत रख लिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से एक निश्चित मात्रा में निर्देशन चुन लिया जाता है। तो इसके लिए सिन पोंग यांग ने इसके बारे में बताया था कि स्तरित निर्देशन का अर्थ होता है समग्र में से ऐसे उपनिर्देशनों को लेना जिनकी समान विशेषताएं हों। जैसे खेती के प्रकार हो गया, भूमि पर स्वामित्व हो गया, शिक्षा स्तर हो गया, आय, लिंग व सामाजिक वर्ग हो गया। उपनिर्देशन के अंतर्गत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर एक प्रारूप या श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्तरित निर्देशन विधि का प्रयोग करते समय हमें अब कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले है जिन उपभागों, उपविभागों व वर्गों का निर्माण किया जाना है उनका आकार पर्याप्त होना चाहिए जिससे उसमें देव निर्देशन विधि द्वारा इकाइयों का चुना जा सके। सेकंड है अनुसंधानकर्ता का सामान्य ज्ञान कम से कम इतना अवश्य हो कि वह समग्र के गुणों का पता लगा सके और उसके आधार पर समग्र का वर्गीकरण किया जा सके या समग्र को विभिन्न वर्गों या उपवर्गों में बांटा जा सके। इसी प्रकार जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वर्ग में से उतनी ही इकाइयाँ चुनी जाएगी जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में हो। नेक्स्ट है वर्गों का निर्माण अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप ही होगा। नेक्स्ट विभिन्न वर्गों में पूर्ण रूप से सजातीय हो अर्थात प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों में एक रूपता हो तथा एक ही वर्ग के समग्र के एक ही गुणों का प्रतिनिधित्व करे। यह भी उसमें इस सावधानी को भी अभी इसमें ध्यान रखना है कि एक वर्ग में एक ही समग्र के गुण हों। ऐसा ना हो कि एक ही वर्ग में अलग अलग गुणों वाले सदस्य हो जाएं, तो फिर उसको हम किस प्रकार उसकी जो गुण है उसके आधार पर हम बांट सकें। इसी प्रकार जहाँ तक संभव हो प्रत्येक वर्ग में उतनी ही इकाइयाँ चुनी जाए जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयों का समग्र है। वर्गों का निर्माण अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप हो। ये भी हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि उसके अनुरूप ही उसका निर्माण हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तरण विधि के प्रकार। प्रकार में सबसे पहले आता है कि यह है 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट है आनुपातिक स्तरित निर्देशन विधि। इस विधि में प्रत्येक वर्ग में से निर्देशन हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में है। जैसे कि निर्देशन विधि हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाए जिस अनुपात में वर्ग की कुल इकाइयाँ समग्र में है, यानी उसका जो अनुपात है
वो आनुपातिक रूप से अगर हम ले रहे हैं तो प्रत्येक वर्ग में से कुल आनुपातिक इकाइयों को ही हमें लेना चाहिए, जितनी कि सभी अनुपात में आ सके। फिर हम बात करते हैं गैर समानुपातिक निर्देशन या स्थिरित विधि की। तो इस विधि में प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं में इकाइयाँ चुनी जाती हैं और इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि उनका समग्र में क्या अनुपात है। तो इसमें सिर्फ समान संख्या में ही इकाइयाँ चुनी जाती है, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनका अनुपात क्या है, क्योंकि ये विधि जो है वो गैर अनुपातिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारयुक्त स्तरित विधि। तो इस विधि में उपयुक्त दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें प्रत्येक वर्ग में से समान संख्याओं का चयन किया जाता है। तत्पश्चात अधिक संख्या वाले वर्गों की इकाइयों को अधिक भार प्रदान करके उनका प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। तो यह भार उसी अनुपात में प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयाँ हो, यानी वर्ग की इकाइयाँ समग्र में हो, तो उसी अनुपात में हम इसका भी ध्यान रखते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ग में से पहले समान संख्याओं को चुना जाता है, उसके बाद अधिक संख्या वाले वर्ग की इकाइयों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यह भार उसी अनुपात में प्रदान किया जाता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयाँ समग्र में हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिरित विधि के गुणों के बारे में। तो इसके गुणों में बात करें तो इसमें समग्र के प्रत्येक इकाई को निदर्शन में स्थान प्राप्त होता है। अब जैसे देव निर्देशन में हमने बात करी थी कि इसमें संयोग के आधार पर होता है, तो उसमें संयोग की बात होती है कि हो सकता है कि उसमें संयोग के अनुसार वह इकाई बार बार चुनने के बाद में भी नहीं आए, तो कहीं कोई अच्छी जानकारी वाली इकाई तो नहीं छूट रही है जिससे हमें किसी हमारी समस्या के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त मिल सके। ऐसा स्थिरित विधि में नहीं होता है। इसमें प्रत्येक इकाई को निर्देशन में स्थान प्राप्त होता है और किसी महत्वपूर्ण वर्ग के उपेक्षित होने की इसमें संभावना नहीं रहती है। जबकि उसमें कई बार देव निर्देशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार छूट जाते हैं, तो स्थिरित निर्देशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें छूट जाने की संभावना नहीं होती है। दूसरा है इसमें यदि विभिन्न वर्गों का विभाजन सतर्कता से किया जाए तो भिन्न भिन्न वर्गों में थोड़ी थोड़ी इकाइयों का चुनाव करने पर भी समग्र का प्रतिनिधित्व हो जाता है। जबकि निर्देशन में प्रतिनिधित्व का गुण तभी प्राप्त होता है जब पर्याप्त संख्या में इकाइयाँ चुनी जाती है। इसमें किसी इकाई को आवश्यकता पड़ने पर त्याग कर उसके स्थान पर दूसरी इकाइयों को चुनने की सुविधा रहती है। तो यदि आरंभ में निर्देशन के रूप में चुना कोई व्यक्ति उस समय उपलब्ध नहीं होता है तो उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति उसी वर्ग का चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन से निर्देशन के महत्वपूर्ण बने रहने की कोई बाधा भी नहीं होती है। नेक्स्ट है वर्ग विभाजन भौगोलिक आधार पर हो सकता है। तो क्षेत्रीय दृष्टि से वर्गीकरण करने पर समय व धन की बचत हो जाती है और इकाइयों से संपर्क स्थापित करने में सुविधा होती है, जबकि देव निर्देशन में इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार ये निर्देशन विधि में ये स्तरित निर्देशन विधि में ये इसके गुण हैं कि इसमें इस प्रकार की इकाइयों को नहीं चुना जाता है, जबकि इसमें सभी इकाइयों के चुनने की समान संभावनाएं बनी रहती हैं। अब हम बात करते हैं स्तरित निर्देशन के दोष के बारे में। तो यदि वर्गों का विभाजन ठीक ढंग से नहीं किया गया हो तो निर्देशन में अभिनति की संभावना भी हो सकती है। उसी प्रकार चुने गए निर्देशन में किसी विशेष वर्ग की इकाइयाँ बहुत अधिक या बहुत कम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में निर्देशन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह सकता है। यदि भिन्न भिन्न वर्गों के आकार में अत्यधिक अंतर है तो समान अनुपात में इकाइयों को चुनना कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार यदि निर्देशन समानुपातिक नहीं होता है तो वह प्रतिनिधित्वपूर्ण भी नहीं हो सकता है। यदि वर्गों से इकाइयों का चुनाव असमानुपातिक आधार पर किया गया हो तो बार बार में भार का उपयोग करना पड़ता है, तो इस कार्य में पक्षपात की संभावना भी बनी रहती है। तो यह इस विधि के गुण भी हैं। इसके दोष हैं कि इसमें इस प्रकार की संभावना नहीं रहती है और एक ही इकाई में इसमें पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि आनुपातिक में तो फिर भी सभी इकाइयों को चुनने का समान अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन अनुपातिक में उन इकाइयों को
बार बार नहीं चुना जा सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके पक्षपात रहने की संभावना बनी रहती है। तो एक ही इकाई में ऐसे मिश्रित गुण विद्यमान हो यह निश्चित करना भी वास्तव में कठिन हो जाता है कि उसे किस वर्ग में रखा जाए। ऐसी स्थिति में वर्ग बन जाने के बाद में भी इकाइयों का विभाजन एक समस्या ही बनी रहती है। तो यह स्तरित विधि यद्यपि बहुत आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें सभी इकाइयों को चुनने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके दोष भी हैं कि सभी इकाइयों के चुनने के साथ ही इसमें पक्षपात भी आ जाता है। धन्यवाद।